वेरी गुड मॉर्निंग। और हम एनसीईआरटी साइंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव का उदाहरण है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। देखिए, इसे सामान्य तौर पर उच्चारण में टिंडल प्रभाव कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ टिंडल प्रभाव लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह लिखा गया है। तो निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव का उदाहरण है? ए है पिंड का मुक्त रूप से गिरना, बी है प्रकाश का फैलना, सी है तालाब में लहर का उत्पन्न होना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव का सही उदाहरण है प्रकाश का फैलना। टिंडल प्रभाव का सही उदाहरण है प्रकाश का फैलना। जब किसी वायुमंडल के किसी छोटे कण पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उस किरण को चारों तरफ फैला देता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव का उदाहरण के रूप में देखते हैं। या आप देखेंगे किसी कमरे के रूम के रोशनदानी से सूर्य की किरणें आती रहती है और वो हमें दिखती है, तो वो भी जो वहाँ जो कण होते हैं उस कण के ऊपर पड़ के वो कण उसको चारों तरफ फैला देता है। तो वो भी इसी तरह के टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए में कौन उपधातु नहीं है? उपधातु यानी मेटलॉइड। निम्न में से दिए गए में कौन उपधातु मेटलॉइड नहीं है? ए है बोरॉन, बी है सिलिकॉन, सी है जर्मेनियम और डी है पारा। तो आपका सही आंसर है पारा। सही आंसर है पारा। ये सब उपधातु है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपधातु के लक्षण क्या है? उपधातु ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। उपधातु आघातवर्ध नहीं होता है, तन्य नहीं होता है। तो ये सब उपधातु के की विशेषताएं हैं। ये सब उपधातु की विशेषताएं हैं। और पारा क्या है? पारा धातु है और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर, पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बाकी सब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। सॉरी, हाँ, बाकी सब उपधातु है और पारा धातु है। निम्न में किसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन दिखते हैं? किसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन दिखते हैं? ए है बर्फ बनना, बी है लकड़ी का जलना, सी है पानी में चीनी घुलना और डी है मोमबत्ती का जलना। तो सबसे पहले आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? किसी भी पदार्थ की अवस्था में होने वाला परिवर्तन जिससे कोई नई पदार्थ बनती है उसे हम क्या कहते हैं? और उस पदार्थ को अपने मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। यानी रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और वो जो पदार्थ बनता है उसको अपने मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और उन नए पदार्थ को फिर से वापस उसके मूल अवस्था में लाया जा सकता है। तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब प्रश्न है, निम्न में किसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं? हमारे सामने है बर्फ बनना, लकड़ी का जलना, पानी में चीनी घुलना और मोमबत्ती का जलना। तो आपका सही आंसर है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। बर्फ बनने का है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना क्या है? यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रासायनिक संयोजन के नियम है? निम्न में कौन रासायनिक संयोजन के नियम है? ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी है स्थिर अनुपात का नियम, सी है दोनों ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों। सही आंसर होगा ए और बी दोनों। रासायनिक संयोजन के नियम कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी रासायनिक संयोजन का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम भी। रासायनिक संयोजन के नियम
दो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। और रासायनिक संयोजन का नियम दिया किसने था? रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? रासायनिक संयोजन का नियम दिया था लवाइजिए, लवाइजिए जिसको लेवोजियर के नाम से भी जानते हैं। लवाइजिए, सॉरी, लवाइजिए, लवाइजिए और जोजेफ प्राउस्ट, और जोजेफ जोजेफ प्राउस्ट, जोजेफ प्राउस्ट, इन दोनों ने मिलकर रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। और रासायनिक संयोजन के नियम के दो भाग हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें न तो द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का सृजन होता है। तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान का क्षरण या विनाश होता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर जब हम किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात, जिन तत्वों से वो यौगिक बना है उसका अनुपात स्थिर रहता है। उसका अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है, यानी निश्चित रहता है। उसका अनुपात निश्चित रहता है। जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और ये इसमें कहा जाता है कि ये तत्व चाहे आप कहीं से भी प्राप्त किए हो और इस यौगिक का निर्माण आप कहीं भी कर रहे हो, पृथ्वी पे कर रहे हो, चंद्रमा पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो यौगिक का निर्माण, तो उस जिन तत्वों से वो यौगिक बनता है उन तत्वों का अनुपात उसमें हमेशा स्थिर रहता है। तो ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो आप जानते हैं कि जे टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे सामने विकल्प है 1886, 1906, 1908, 1932। तो इसका सही आंसर है 1906। 1906 जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1906 में मिला था और इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था। 1908 में भी एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रदरफोर्ड। उनका नाम है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड को किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? परमाणु के नाभिक की खोज के लिए। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए, परमाणु के नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1932 क्यों प्रसिद्ध है? वर्ष 1932 क्योंकि इसी साल चैडविक ने 1932 में वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1932 में वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित की एक नई शाखा कलन या कैलकुलस, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कैलकुलस और हिंदी में कहते हैं कलन, ये एनसीईआरटी के शब्द है, हमने उसको एज इट इज लिखा है। गणित की एक नई शाखा कलन, कैलकुलस की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है? विकल्प है केपलर, न्यूटन, आर्किमिडीज, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। गणित की एक नई शाखा कलन की खोज का श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। और केपलर के विषय में हम क्या जानते हैं? केपलर ने ग्रहों के गति संबंधित नियम दिया था। केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों के
गति संबंधी नियम, ग्रहों के गति संबंधी नियम केपलर ने दिया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत आप जानते हैं। आर्किमिडीज कहता है कि जब हम किसी भी वस्तु को किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो हम उसमें एक भार की कमी महसूस होती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 पूछ रहा है कि अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति का परिणाम चंद्रमा पर क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति का परिणाम चंद्रमा पर क्या होता है? क्या होता अगर अभिकेंद्रीय बल न होता तो चंद्रमा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? ए में है तेज गति यानी चंद्रमा की गति बढ़ जाती, बी है धीमी गति उसकी गति कम हो जाती, सी है सीधी रेखा में गति वो सीधी रेखा में गति करने लगती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सी, सीधी रेखा में गति। अभिकेंद्रीय बल अगर नहीं होता, आप जानते हैं अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो तो इस पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की तरफ से यहाँ से एक बल लगाया जाता है, यानी एक बल यहाँ से इस पर लगाया जाता है, एक बल यहाँ से इस पर लगाया जाता है। तो पृथ्वी जो वृत्त होता है उसके केंद्र से वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसी को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। तो अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बजाय वह सीधी रेखा में गमन करने लगती। अगला है किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय किसमें परिवर्तन होता है? दिशा, द्रव्यमान, वेग, एक से अधिक। तो जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा होता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा हो तो वो क्या त्वरण उत्पन्न करता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा हो तो त्वरण उत्पन्न करता है। अगला है जी का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर किस कारण अधिक होता है? जी का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर किस कारण अधिक होता है? त्रिज्या के कारण, वस्तु के घनत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वायु की गति के कारण। तो आपका सही आंसर है त्रिज्या। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। त्रिज्या जब हम जैसे जैसे ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। और ये पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, इसी कारण से जी का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। और चूंकि ये हाँ ठीक है। अगला है किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल कहलाता है। तो जब किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? जड़त्व, द्रव्यमान, भार, गति। यानी जब किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है तब उसका परिणाम क्या होता है? जड़त्व, द्रव्यमान, भार, गति। तो आपका सही आंसर है भार। किसी वस्तु का जो भार होता है
वो किसके कारण होता है? उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के कारण। किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल के कारण ही वो भार होता है। अगला है, दाब का एसआई मात्रक कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? तो दाब क्या होता है? इसका सही आंसर तो होगा आपका, दाब का एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। और दाब क्या होता है? किसी पृथ्वी के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। पृथ्वी के एक इकाई के क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, पृथ्वी के एकांक क्षेत्र हो गया, क्षेत्र पर लगने वाला बल। लगने वाला बल तो दो चीज हो गया, एक तो क्षेत्र हो गया, एक बल हो गया। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन 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 हो गया। और क्षेत्र, क्षेत्र को हम लंबाई और चौड़ाई में व्यक्त करते हैं। लंबाई और चौड़ाई में व्यक्त करते हैं तो उसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो दाब क्या है? पृथ्वी के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और यहाँ चूंकि क्षेत्र है और बल है तो बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्र का हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल में, तो मीटर स्क्वायर। ये है मीटर प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक है? ये आपका चाल और वेग का है। मीटर प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक है? चाल और वेग का। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? ये है त्वरण का। ये है त्वरण का। न्यूटन प्रति मीटर किसका एसआई मात्रक है? ये है आपका पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपका क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कुछ और चीजों का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जैसे यंग गुणांक, बल नियतांक, प्रतिबल, तो इन सब चीजों का एसआई मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। यानी दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कुछ और चीजों का भी एसआई मात्रक होता है, जैसे यंग गुणांक, बल नियतांक, प्रतिबल, इन सब का भी एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। अगला है, एक पारसेक का मान होता है। एक पारसेक का मान होता है। आप जानते हैं पारसेक क्या है? दूरी को व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी को व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है। दूरी को व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी इकाई को ही पारसेक कहा जाता है। और यहाँ पूछा गया है कि एक पारसेक का मान क्या होता है। हमारे सामने ए में विकल्प है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 8 इंटू 10⁸ मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक का
मान यही होता है, और इससे एक पार्सेक का इसी का मान 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। एक पार्सेक प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। यानी एक पार्सेक का मान मीटर में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। जब हम उसको प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक पार्सेक का मान तो हमने देख लिया। अब एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान यही होता है 9 प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश वर्ष का मान होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की ही इकाई है। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। अगला क्वेश्चन है, मोल शब्द किसने प्रस्तावित किया था? यानी मोल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? हमारे सामने विकल्प है लवाइजिए, जोजेफ फ्राउस्ट, डाल्टन और विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। तो आपका सही आंसर होगा विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। मोल शब्द की अवधारणा विल्हेल्म ओस्टवाल्ड द्वारा किया गया था और इसे 1967 में स्वीकार कर लिया गया था। 1967 में स्वीकार कर लिया गया था। और मोल शब्द से हम क्या करते हैं? अणु और परमाणु की संख्या को व्यक्त करते हैं। अणु और परमाणु की संख्या, अणु और परमाणु की संख्या को मोल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने देखा अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति का परिणाम किसी पिंड के मुक्त रूप से, और अभिकेंद्रीय बल के ठीक विपरीत काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के ठीक विपरीत काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। जो बल किसी वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा रही वस्तु पर वृत्त के केंद्र से जो बल लगाया जाता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल के ठीक विपरीत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल कहाँ होता है? वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन में, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन में, इन सब में क्या होता है? अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल होता है। जी का मान हमने देख लिया, एक पार्सेक। अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट से किसे प्राप्त किया जाता है? ए है लिथियम, बी है अभ्रक, सी है यूरेनियम और डी है थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा थोरियम। थोरियम, इल्मेनाइट से थोरियम को प्राप्त किया जाता है। और आप जानते हैं कि इल्मेनाइट के अलावा मोनाजाइट, इल्मेनाइट के अलावा मोनाजाइट, इससे भी थोरियम को प्राप्त किया जाता है। और ये इल्मेनाइट, मोनाजाइट, इसका भंडार विश्व में सबसे अधिक भारत के केरल राज्य में है। इसका भंडार विश्व में सबसे अधिक भारत के केरल राज्य में है। और इस थोरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली उत्पादन में। अगला है, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला प्रयास किया गया था। भूमिगत ताप, आज जानते हैं कि वर्तमान में कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब ऐसे संसाधन हैं जिसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, यानी कि जिसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सके। और इन संसाधनों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज अधिक से अधिक नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वह संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और जिससे प्रदूषण जैसी समस्या के उत्पन्न होने की संभावना
बहुत नगण्य है। तो ऐसे ही संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और भूमिगत ताप जो है वो भी नवीकरणीय संसाधन का ही एक रूप है। भूमिगत ताप यानी पृथ्वी के नीचे का ताप, भूमिगत ताप, ये भी नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है जिसके उपयोग पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है। तो प्रश्न है, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला प्रयास कहाँ किया गया था? तो ये इसका आंसर होगा आपका अमेरिका। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला प्रयास अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केमानगुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? केमानगुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हमारे यहाँ आंसर है लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। केमानगुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और केमानगुंडी कहाँ है? केमानगुंडी कर्नाटक में है, बाबा बुदन की पहाड़ी के पास। कर्नाटक में है केमानगुंडी, बाबा बुदन की पहाड़ी के पास। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी के पास केमानगुंडी है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और विश्वेश्वरैया जो लौह इस्पात कंपनी संयंत्र है, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी, लौह इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र जो है उसको लौह अयस्क की प्राप्ति इसी केमानगुंडी लौह अयस्क की जो खदान है वहीं से होती है। तो केमानगुंडी को से ही विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और केमानगुंडी कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी के पास है लौह अयस्क का। अगला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? और हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है क्योंझर, सिंगरौली, मयूरभंज, सुंदरगढ़। तो इसका सही विकल्प है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ? सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदरगढ़ उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ इस संयंत्र की स्थापना, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुई थी। 1959 में हुई थी। और किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। 1959 में जर्मनी के सहयोग से हुई थी। अब जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। वो राउरकेला के अलावा था भिलाई, दुर्गापुर और एक राउरकेला। तो भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? सुंदरगढ़ में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। अगला है, आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? विकल्प है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर है बिहार। आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम बिहार में की गई थी। और कब की गई थी? बिहार में की गई थी 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम बिहार में की गई थी 1903 ईस्वी में। आगे है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखा? द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखा? हमारे सामने विकल्प है ब्रटलैंड, मीडोज,
एहरलीच, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है एहरलीच। एहरलीच द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक एहरलीच ने लिखा था। दरअसल क्या है कि 1960 के दशक तक, 1960 के दशक से यूरोप में पर्यावरण क्षरण जो हो रहा था और जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती वर्तमान में भीषण रूप में सामने आई है, उसको प्रारंभिक रूप में 1960 के दशक में यूरोप में देखा जाने लगा था। यूरोप में 1960 के दशक में देखा जाने लगा था और बहुत सारे वहाँ के विद्वान इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे थे कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, ये संभावना वहाँ के विद्वान व्यक्त करने लगे थे। और वो उसी वक्त धारणीय विकास को लेकर भी धीरे धीरे समझ बनने लगी थी। तो उसी से संबंध में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी विद्वानों के द्वारा। उन्हीं में से एक पुस्तक था द पॉपुलेशन बम। और इस पुस्तक को किसने लिखा था? इस पुस्तक को लिखा था एहरलीच ने। मीडोस ने भी एक पुस्तक लिखी थी इसी संबंध में। उसका नाम क्या है? द लिमिट टू ग्रोथ। द लिमिट टू ग्रोथ। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा? ये मीडोज ने लिखा। द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक मीडोज ने लिखा। और ब्रटलैंड कमीशन का नाम आपने सुना होगा। ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन। दरअसल ब्रटलैंड नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था धारणीय विकास के संबंध में। और चूंकि ये कमीशन इनके नेतृत्व में था, इसीलिए इसको ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है। और ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहले सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट में उसने सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? तो हमारे सामने विकल्प है हिमालयी क्षेत्र, प्रशांत तट, अटलांटिक तट, भूमध्य सागर। आपका सही आंसर होगा प्रशांत तट। प्रशांत तट। किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है रिंग ऑफ फायर के नाम से? इसको हिंदी में अग्निवलय कहते हैं। अग्निवलय। और क्यों कहा जाता है अग्निवलय? क्योंकि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र जो है वह पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी औसतन सूर्य से कितना ऊर्जा प्राप्त करती है? पृथ्वी औसतन सूर्य से कितना ऊर्जा प्राप्त करती है? 1.99 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2.32 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पृथ्वी औसतन सूर्य से कितना ऊर्जा प्राप्त करती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगला है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्य ह्रास दर कितना है? प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्य ह्रास दर कितना? सामान्य ह्रास दर किसको कहते हैं? ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ जब तापमान घटने लगती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के दर को ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और 1000 मीटर की ऊंचाई पर यह सामान्य ह्रास दर कितना होता है? 1000 मीटर की ऊंचाई पर यह सामान्य ह्रास दर होता है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उस चक्रवात को कहा जाता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरीय सतह के ऊपर उत्पन्न होता है। यानी जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरीय सतह पर उत्पन्न होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरीय सतह पर उत्पन्न होता है। जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरीय सतह पर उत्पन्न होता है, ऐसे चक्रवात को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? हरिकेन, टाइफून, विलीविलीज, कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन गलत लिखा गया है। ये कोई नहीं की जगह होगा सभी। कोई नहीं की जगह होगा सभी। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन कहाँ उत्पन्न होता है? हरिकेन अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। टाइफून कहाँ? दक्षिण चीन सागर में टाइफून उत्पन्न होता है, फिलीपींस के पास। विलीविलीज भी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास उत्पन्न होता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन है, बनास किसकी सहायक नदी है? बनास किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है। और बनास कहाँ से निकलती है? बनास अरावली से निकलती है। बनास कहाँ से निकलती है? अरावली से। अरावली से निकलती है बनास। और यह किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। गोदावरी के कुछ सहायक नदी क्या कौन कौन है? पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता। ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग, सुबनसिरी, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग। ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता, मांजरा, ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कयाल किस तट की मुख्य स्थलाकृति है? कयाल किस तट की मुख्य स्थलाकृति है? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट। तो ये मुख्य स्थलाकृति है मालाबार तट की। कयाल मालाबार तट की मुख्य स्थलाकृति है। इसका उपयोग किस लिए होता है? कयाल जो स्थलाकृति है इसका उपयोग नौकायन में, मछली पकड़ने में, नौकायन में, मछली पकड़ने में, इन सब चीजों में इस तटीय स्थलाकृति कयाल का उपयोग होता है, जो मालाबार तट पे केरल में पाया जाता है। मालाबार तट केरल में।
अगला है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है कौन द्वीप है? अमीनी द्वीप, कनानोरे द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मोरे द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मिनिकॉय द्वीप। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, 36, और लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। आठ में है कौन पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है? यानी कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? हमारे सामने विकल्प है बैतरना, शरावती, भरतपुजा और वैगाई। तो आपका सही आंसर होगा वैगाई। सही आंसर क्या होगा? वैगाई। ये केरल में प्रवाहित होने वाली नदी है जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा में ये प्रवाहित होती है? पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और पश्चिम की ओर ये तीनों बैतरना, शरावती और भरतपुजा, ये तीनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। वैतरना नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। वैतरना महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रिम्बक पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बक पहाड़ी से बैतरना नदी निकलती है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। भरतपुजा ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा। केरल की सबसे लंबी नदी है। और ये भरतपुजा कहाँ से निकलती है? ये आपको निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ी से। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। भरतपुजा अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि ब्लू पाइन और स्प्रूस वनस्पति किस वन में पाया जाता है? ब्लू पाइन और स्प्रूस वनस्पति किस वन में पाया जाता है? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर है पर्वतीय वन। ब्लू पाइन और स्प्रूस पर्वतीय वनों में, पर्वतीय इलाकों में लगभग 2200 से 3000 मीटर लगभग 2200 से 3000 मीटर के ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में ब्लू पाइन और स्प्रूस वनस्पति पाई जाती है। अगला है सोलास क्या है? वन, द्वीप, ज्वालामुखी, पर्वत श्रेणी। तो आपका सही आंसर है वन। सोलास वन है। ये वन कहाँ पाया जाता है? ये सोलास वन आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर ये पाया जाने वाला वन है। सोलास क्या है? वन है जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाई जाती है।